प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 306 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के दादरी को जोड़ेगी। बदायूं कांड में महिला के साथ दुराचार और उसकी हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। एसटीएफ को इस विवेचना में सहयोग देने का दिया निर्देश। प्रदेश के अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि संत कबीर नगर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार निवासी रोहिंग्या को किया गया गिरफ्तार। उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज हुए बरामद। देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ाई। केंद्र ने राज्यों को नियंत्रण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। केरल में बर्ड फ्लू को घोषित किया गया आपदा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद जहां एक और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन के बीच मालगाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के भी एक खंड की शुरुआत होने जा रही है। महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी को जोड़ने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरेगा। इसका सीधा फायदा उद्योगों, व्यापारियों और कारोबारियों और किसानों को होगा। 29 दिसंबर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर खंड की शुरुआत के बाद 7 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी से मदार के बीच 306 किलोमीटर लंबे सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत राजस्थान में 227 किलोमीटर और हरियाणा में 79 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिसमें स्टेशनों की संख्या 9 है। इस सेक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर डबल स्टैक कंटेनर वाली मालगाड़ियां दौड़ेंगी, जिसे 12,000 हॉर्स पावर वाले मेक इन इंडिया के तहत बने शक्तिशाली इंजन खींचेंगे। इसको बनाने में करीब 5,800 करोड़ की लागत आई है। इसके अंदर हमने ट्रैक हो या OHE हो या सिग्नल्स हो, सबके अंदर लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाए हैं। इसके कारण से हमारा इस पर जो ट्रेन चलेंगी वो हाई एक्सल लोड की होगी, वो कि 25 टन का एक्सल लोड होता है, जबकि रेलवे में सामान्यतः 22 टन एक्सल लोड की ट्रेनें चलती हैं। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से जहां एक ओर हरियाणा और राजस्थान के किसानों को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा के उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी से मदार का खंड इस क्षेत्र के अंदर अत्यंत इकोनॉमिक बूस्टिंग करेगा। साथ ही इस खंड के अंदर काफी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी होते हैं, सरसों हैं और भी अन्य तरह के खाद्यान्न हैं, जैसे बाजरा है। इन सब प्रोड्यूस को बाहर भेजने के अंदर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अहम योगदान होने वाला है। DFC का लक्ष्य इन दोनों कॉरिडोर को जून 2022 तक पूरा करने का है, ताकि माल यातायात के क्षेत्र में भारतीय रेल देश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभा सके, क्योंकि इन दोनों मार्गों के शुरू हो जाने के बाद वर्तमान लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी 6 से 7% की कमी आएगी। कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है मिनिमम ट्रांजिट टाइम में पहुंचे, मिनिमम लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ उसका सामान पहुंचे, रिलायबली और सेफ पहुंचे, और चौथी चीज है एक ही जगह पे उसकी सब समस्याओं का समाधान हो जाए, जिसे कहते हैं वन डोर रिजोल्यूशन। DFC इन चारों चीजों को रिजॉल्व करेगा। इसके साथ ही भारतीय रेल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जैसे कई और मार्गों पर भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार कर रही है। बदायूं में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी की पकड़ के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। बदायूं के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि इस जघन्य अपराध में लिप्त सभी आरोपियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को अलग अलग योजनाओं में लगभग 20 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही मृतक महिला के घर में कमाऊ महिला होने के कारण अन्य लाभ भी पारिवारिक लाभ योजना के तहत दिए जाएंगे। ADG बरेली जॉन अविनाश चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। SSP संकल्प शर्मा ने बताया कि घटना में दोषी थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।
इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं की घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश के साथ ही घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यूपी एसटीएफ को इस घटना की विवेचना में सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है। जी, उघैती थाने का प्रकरण है जहां पे कि महिला का रेप और उसकी हत्या का प्रकरण सामने आया है। इसमें थाना स्तर से कुछ जो लापरवाहियां हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है और ये एक मैसेज देने का हमारी ओर से प्रयास किया गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जहाँ तक ये घटना की बात है, इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और एक अभी जो अभियुक्त फरार चल रहा है उसके लिए भी टीम लगा दी गई है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और ये फिट केस बनता है एनएसए का, हम इसमें एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे और साथ ही साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनको तत्काल सजा दिलवा दी जाए। यूपी एटीएस ने खलीलाबाद जनपद में एक ऑपरेशन के दौरान म्यांमार निवासी रोहिंग्या अजीजुल हक को आज गिरफ्तार किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभियुक्त अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में रह रहा है। इसके कब्जे से 2 फर्जी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ लखनऊ के थाना एटीएस पर मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं कोरोना टीकाकरण के बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि टीकाकरण के केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाएंगे। एटीएस उत्तर प्रदेश को वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सहयोगी एजेंसियों से आसूचना प्राप्त हुई कि म्यांमार निवासी रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर क्षेत्र में रह रहा है। यूपी एटीएस द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया तो प्रमाणित हुआ कि यह व्यक्ति मूल रूप से म्यांमार का रहने वाला है तथा इसके द्वारा 2 पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों जैसे कि राशन कार्ड, मार्कशीट, प्राथमिक पाठशाला का ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाए गए हैं। इन पासपोर्ट के आधार पर इसके द्वारा सऊदी अरब और बांग्लादेश की यात्रा भी की गई है। वर्ष 2017 में इस व्यक्ति के द्वारा अपनी मां, बहन और 2 भाइयों को भी अवैध रूप से भारत लाया गया है तथा उनके भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। ये भी प्रकाश में आया है कि अजीजुल्लाह के खाते में विभिन्न व्यक्तियों, फर्मों और विदेश से भी काफ़ी मात्रा में पैसा आया है, जिसकी सघन जांच की जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के साथ साथ अब विभिन्न राज्य टीकाकरण की तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गए हैं। चेन्नई, दिल्ली, भुवनेश्वर, गोवा, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी ड्राई रन का आयोजन किया गया। देश में ही बने 2 वैक्सीन के आपात प्रयोग की मंजूरी मिलने के बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारियों को लेकर रिहर्सल भी किया जा रहा है, ताकि जब वास्तविक तौर पर लोगों को टीकाकरण किया जाए तो किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 दिनों में महाअभियान की शुरुआत हो जाएगी। जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। चेन्नई में भी इसका पूर्वाभ्यास किया गया है। चेन्नई देश के उन 4 प्रारंभिक बड़े भंडारण केंद्रों में से एक है जहां देश के सभी राज्यों को टीका वितरित किया जाएगा। दूसरे अन्य बड़े केंद्र करनाल, कोलकाता और मुंबई हैं। We are working in close coordination with Government of India, and already, as you have seen yesterday, we had a detailed inspection of the state vaccine center.
51 locations we have created new walk-in coolers which can store up to 2.5 crore vaccines. Today I also inspected the Government of India's drug store. राजधानी दिल्ली के कस्तूरबा हॉस्पिटल में बुधवार को कोविड टीकाकरण से संबंधी ड्राई रन को अंजाम दिया गया। इस दौरान तमाम तैयारियों की बारीकी से जांच की गई। साथ ही पूर्वी भारत में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में और पश्चिम भारत में गोवा में भी बुधवार को ड्राई रन का आयोजन किया गया। हमें सक्सेसफुली ड्राई रन 4 जगह पे कंप्लीट हो गया है और वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। द कोल्ड चेन सिस्टम इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आल्सो विद द प्राइवेट सेक्टर्स उसका क्रॉस चेक कर लिए हैं। All the district vaccine stores and all the cold chain points all are ready, prepared to store the vaccines, and also we have already done the database of the healthcare workers. कोविड वैक्सीन के टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बुधवार को कुल 6 जगहों पर ड्राई रन का रिहर्सल किया गया। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मकर संक्रांति के पहले एक बार और पूरे प्रदेश में ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी 75 जनपदों में 6 जगह पर ड्राई रन कराया। मकर संक्रांति के पहले ही एक और ड्राई रन करने जा रहे हैं, लगभग 1500 है। उन सभी सेंटर पर एक दिन में हम ड्राई रन कराएंगे। इस बीच कोरोना महामारी से देश में होने वाली मौतों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 12 दिनों में प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 300 से नीचे दर्ज की गई है। पिछले 7 दिनों में देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 1 मौत दर्ज की गई है। एक अन्य उपलब्धि के तौर पर देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी में भी कमी आई है और ये 2.2% से नीचे आ गई है। ठीक हो रहे मरीजों की संख्या प्रतिदिन सामने आने वाले नए मामलों की संख्या से बढ़ रही है और रिकवरी दर 96.36% हो गई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की बात करें तो इनकी कुल संख्या अब 73 हो गई है। इस बीच गुजरात में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होंगी। बस अब सबको इंतजार है कोविड टीकाकरण का कि ये जल्द से जल्द सभी को लगे और देश इस कोरोना महामारी से बचकर निकल आए। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। अभी तक 5 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल में हजारों पक्षियों, बत्तख और मुर्गियों के मरने की खबर है। केंद्र ने राज्यों को नियंत्रण करने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया गया है। केरल में बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया गया है। देश में कोरोना वायरस का संकट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए राज्यों को नियंत्रण और इसके प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल के कोट्टायम और अलापुझा के साथ हरियाणा के पंचकुला में मल्टीडिसिप्लिनरी टीम तैनात की है। हालांकि ये बीमारी जूनोटिक है, लेकिन इस बात का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि प्रदूषित पोल्ट्री उत्पादों की खपत के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। उसके लिए एक कंट्रोल रूम रहता है जिसका वेबसाइट हमारा ओपन है, उस पर सारे गाइडलाइन हैं। एडवाइजरी भी हमने जारी कर दिया है। भारत सरकार अलर्ट है, राज्य अलर्ट है। राज्यों के से नमूने भी भोपाल जा रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में इसका वैसे ट्रांसमिट हो सकती है ह्यूमन में, लेकिन ट्रांसमिशन की कोई रिपोर्ट आज तक हिंदुस्तान में रिपोर्टेड नहीं हुई है। तो अभी जो भी है उसके प्रिवेंटिव मेजर जो करते हैं, कोई ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, लेकिन सावधानी बरतें सभी प्रदेश सरकारें और जो उनका डिस्पोजल ठीक हो बर्ड्स का जो मर चुकी हैं और उसको किसी तरह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट किया जाए बर्ड्स का इस समय पे। यही कुछ सावधानियां, इसकी सावधानी है, ट्रीटमेंट इसका नहीं है। केंद्रीय पशुपालन विभाग ने देश के कई स्थानों पर पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की है। बात केरल की करें तो कोट्टायम और अलापुझा जिलों के कुछ हिस्सों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद विशेषज्ञों की एक टीम ने अलापुझा का दौरा किया। अलापुझा और कोट्टायम जिलों की 5 पंचायतों में बत्तखों के बाड़े में वायरस संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य सरकार की ओर से आपात कदम उठाए और फ्लू को विशेष आपदा घोषित कर दिया गया। We have identified around 10,500 ducklings or birds around the infected area. All the 10,500 will be culled in the next 2 days. Action has already been started and we have, the process has started yesterday. Post-operative sanitization work will also be completed.
मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई, जिसमें राज्य में बर्ड फ्लू से बचाव, रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर इस मामले पर निगरानी और मुर्गी फार्म की जांच को लेकर निर्देश दिए। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गे आदि का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म, दुकान, बाजार, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जलाशय पर पक्षियों को लेकर लगातार सर्विलांस करने के निर्देश दिए गए हैं। चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी पोल्ट्री फार्म में अभी हमने रैंडम चेक करने के निर्देश दिए। ये बीमारी नहीं है, मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। इस जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करे। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर सरकार सतर्क है। भरतपुर के राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में देशी विदेशी पक्षियों को बर्ड फ्लू से बचाने के लिए पशुपालन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। सीकर, झालावाड़ जैसे जिलों में भी निगरानी की जा रही है और प्रभावित पक्षियों के सैंपल जांच करने के लिए भेजे जा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसकी रोकथाम कर पाए, जहां भी जगह चिन्हित होती है वहां इस संक्रमण को रोकने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक तरह से जैसे कोरोना में हम स्प्रे करते थे, तो जहां भी ये पाए जाते हैं उसके 1-1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा स्प्रे करके फिर इस वायरस को खत्म करने का काम प्रदेश की सरकार करेगी, विभाग करेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक प्रवासी पक्षियों की मौत का आंकड़ा 2700 को पार कर चुका है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने पौंग बांध से सटे जिले के 4 सब डिवीजनों में मछली, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा में भी कई पोल्ट्री पक्षियों की मौत हो चुकी है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद कई और राज्यों ने निगरानी बढ़ा दी है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु ने सीमा पर बचाव के प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मंगलवार को अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के सभी वन प्रभागों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने और सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। गुजरात में भी पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला प्रकोप 2006 में सामने आया था। भारत में मनुष्यों में अभी तक इसके संक्रमण का पता नहीं चला है। भारत में ये बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है, जो सर्दियों के महीनों में यानी सितंबर अक्टूबर से लेकर फरवरी से मार्च महीने तक भारत में आते हैं। फिलहाल खतरे और डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन निगरानी और सावधानी बहुत जरूरी है। संत कबीर नगर जनपद में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बघई पर वृहद किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग सहित किसान हित से जुड़े अन्य संबंधित विभागों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण, श्रम विभाग, मंडी परिषद, बैंक और विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। इन स्टॉलों पर किसानों को लाभप्रद योजनाओं और उत्पादों से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सदर विधायक दिग्विजय नारायण जय चौबे ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं, कृषि की नई तकनीकों का इस्तेमाल और इसके प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए नए कृषि सुधार कानून के लाभों का भी उल्लेख किया। हमने पंप सेट लिया था जिसमें हमें 10,000 का योगदान मिला। अच्छा महसूस कर रहे हैं। मेरी समूह सन 99 से चल रही है सर। समूह की बैठक होती है महीना में, 100 रुपया सब जमा करती हैं, लेन देन भी करती हैं। सर मेरी समूह अभी इतने टाइम कर रही हैं सर, जैसे मतलब धान गेहूं के लिए काम कर रही हैं, आलू भी बो रही हैं और मटर भी बो रही हैं, अब बकरी पालन भी कर रही हैं, दुकान भी कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं। एक इंजन पंप ले लिए हैं जिसके खेत में इंजन नहीं है, बोरी नहीं है, तो उनके खेत में हमारा इंजन लगा करके हम उनको पानी चला दे रहे हैं। कोई अगर 200 रुपया ले रहा है तो हमारी समूह की महिलाएं उनसे 150 रुपया लेती। सर इसलिए आए हैं कि यहाँ प्रदर्शनी है, आजीविका मिशन का जो ये लगा हुआ है, तो यहाँ सर हमारी महिलाओं ने कुछ झूमर बना रखा है, गेट बना रखा है, स्कूल का कुछ ड्रेस सिला था, तो इसलिए सर ये प्रदर्शनी में कि सब लोग देखे, विधायक जी आए हुए हैं, ये भी देखे कि हमारी समूह क्या क्या करती है। और मैं सीता महिला स्वयं सहायता समूह है जिसमें 11 सदस्य हैं और मेरे समूह की महिलाएं डेयरी उद्योग की हैं और सिलाई भी करती हैं और जो मैंने टेडी बियर का काम करती हैं। उसमें आज भी कृषि मेला लगा हुआ था, इसमें हम लोग को बुलाया गया था। इसमें मेला में शामिल होने के लिए, मैंने कृषि में स्टॉल लगाने के लिए तब हम लोग आए हैं। हमारे समूह की महिला 12 हैं, 12 लोग भैंस पालन कर रही हैं, सिलाई का काम कर रही हैं और यहाँ कृषि का मेला लगा हुआ है, इसी में हम लोग को बुलाया गया है, इसलिए हम लोग आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
हमेशा से ही किसानों का कल्याण, किसानों का उत्थान और वर्ष 2022 तक उनकी आय को दोगुनी करने का लक्ष्य, उस लक्ष्य पर काम करने के उद्देश्य से हम सभी लोगों ने किसान कल्याण दिवस का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न जैसे हमारा उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है और भी जो किसानों के उत्थान के लिए, उनके कायाकल्प के लिए, उनके विकास के लिए जो भी जिन विभागों की आवश्यकता है, सहभागिता है, सभी के बीच किसानों के साथ हम सभी जागरूकता पैदा कर रहे हैं, उनको नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और यही हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो हमारे देश का अन्नदाता है वो कैसे आगे बढ़ सके और सभी देश का विकास हो सके, हमारा देश सशक्त बन सके। धन्यवाद। बरेली जनपद में मत्स्य पालन विभाग की योजनाएं मत्स्य पालकों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। बहेड़ी तहसील के गांव देवरनिया के मत्स्य पालक अरशद हुसैन के पूर्वज नदियों से मछली पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते थे। आज अरशद हुसैन बरेली के अग्रणी मत्स्य पालक किसान बन गए हैं। अरशद हुसैन ने बरेली के मत्स्य पालन विभाग से संपर्क किया और सरकार से अनुदान प्राप्त कर मत्स्य बीज उत्पादन की इकाई स्थापित की। अरशद हुसैन पंगेशियस मछली का बीज उत्पादन और मछली पालन करके प्रतिवर्ष 20 से 25 लाख रुपए की आय प्राप्त करने के साथ ही 150 अन्य लोगों को मत्स्य पालन में सहयोग और 20 से 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरशद हुसैन सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहते हैं कि सरकार ने हम मछली पालक किसानों की आय बढ़ाई है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। मत्स्य पालन विभाग बरेली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोमपाल गंगवार ने बताया कि प्रदेश में मई 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है। बरेली जिले में 2020 में इस योजना में 63 लाभार्थियों का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना में मत्स्य पालकों को 40 से 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। मछली विभाग से मिला, मछली विभाग ने मुझे हैचरी लगवाई। मछली विभाग की तरफ से मुझे काफ़ी अच्छी योजनाएं मिली। उन्होंने हैचरी लगवाने में मेरी काफ़ी सहायता की। कम से कम 100-150 लोग यहाँ से मछली का बच्चा खरीद करके ले जाते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। पंगासिया मछली का पालन करते हैं। पंगासिया मछली कम से कम लगभग 500 कुंटल पैदा कर लेते हैं। साल भर में इसमें 20-25 लाख रुपए की आय हमको हो जाती है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। सरकार ने हमें काफ़ी अच्छी योजनाएं दी हैं, अच्छा अनुदान दिया है। अनुदान से हमारी हैचरी बनी है। हम सरकार की सराहना करते हैं। हम मछली पालकों की किसानों की सरकार ने आय बढ़ाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। प्रदेश में वर्ष 2020 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2020 में कर दिया है। हमारे जनपद में इस योजना के तहत 2020-21 के लिए 63 लाभार्थियों को चयनित किया जा चुका है। इस योजना के तहत हम लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लिए उनके प्रोजेक्ट लागत का 40 और 60% अनुदान की व्यवस्था है। साथ ही साथ ये योजना लॉन्च होने से जनपद के मत्स्य पालकों का रुझान मत्स्य पालन की तरफ बहुत बड़ा है। मथुरा में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना जनपद भर में गरीबों के लिए बड़ी हितकारी साबित हो रही है। गरीबों को सिर ढकने के लिए पक्की छत दी जा रही है। गरीबों को आवास बनाने के लिए 3 किस्तों में धनराशि उनके खातों में सीधे भेजी जा रही है। नगरीय विकास अभिकरण के मथुरा सहायक अभियंता अजीत सिंह सुंडा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 35,377 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 17,000 आवासों की ग्राउंडिंग का कार्य हुआ है और 5,600 आवास तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती मुन्नी देवी ने बताया कि मेरा मकान बनने से पहले मुझे बहुत खुशी मिली है। इससे पहले बरसात गर्मी में मेरे बच्चों को काफी दिक्कत थी, अब मेरा आवास बन गया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। गोवर्धन के राधाकुंड निवासी लाभार्थी राजू और मथुरा के नया नगला निवासी लाभार्थी रेशमा देवी ने बताया कि सरकार की मेहरबानी से मेरा मकान बन गया है, अब मैं बहुत खुश हूँ। लाख रुपये दिएगा, उससे हमारा टूटा फूटा था, मतलब उससे बन गया घर हमारा। तो उन्होंने बहुत कृपा करी हमारे ऊपर, तो उसकी वजह से हमारा घर बन गया। पहले घर टूटा फूटा था, वैसे पानी आता था और पानी बढ़ जाता था बारिश का। मकान 3 किस्तों में बना मेरा, पहले 50 आए, फिर 1-1.5 आए, फिर 50 आए और टूटा फूटा मकान था पहले बिल्कुल। अब तो अच्छा बन गया है, बढ़िया। मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, कोई पैसा नहीं मांगा किसी ने। सुविधा आराम से रह रहे हम। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मथुरा जनपद में अभी तक 35,377 आवास स्वीकृत हुए हैं।
भारत सरकार से और राज्य सरकार से, जिसमें 1.5 लाख रुपए का अनुदान राशि भारत सरकार देती है और 1 लाख रुपए की अनुदान राशि राज्य सरकार देती है। उसमें से हमने 17,500 मकानों की ग्राउंडिंग करके उनको धनराशि आवंटित कर दी है और लगभग 10,600 मकानों की छतें भी डल चुकी हैं और 5600 आवास ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से तैयार हो गए हैं, उनकी कंप्लीट लेवल की जियो टैग भी कर दी गई है और लाभार्थी उसमें रह रहे हैं। तो अभी इसी वित्त वर्ष का टारगेट हमारा 31 मार्च तक का 15,000 आवासों का है जो हमें पूर्ण करवाने हैं। तो उसमें से लगभग 14,165 आवासों को हम डीपीसी से ऊपर ले आए, उनको द्वितीय किस्त की धनराशि से भी लाभान्वित कर दिया है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए हर तरह से कृत संकल्पित हैं। अनेक योजनाओं द्वारा किसानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में किसानों की मिट्टी उपजाऊ बनाने हेतु मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जनपद बलरामपुर के भारत नेपाल सीमावर्ती तराई क्षेत्र के हरैया सतघरवा विकासखंड के चौधरी डी में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण को मजबूती देने हेतु मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण किसानों को दिया गया। प्रशिक्षण में किसानों को मिट्टी की जांच कब और कैसे करें और इसके फायदे के बारे में विस्तार से बताया गया। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मौर्य ने बताया कि किसानों की भूमि कमजोर हो रही है, इसे उपजाऊ बनाने हेतु परीक्षण कराने के लिए किसानों को जागरूक किया गया। जैविक खादों का प्रयोग करने, रासायनिक खादों का प्रयोग कम और संतुलित रूप से करने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण है जो भारत सरकार योजना चलाई गई थी, जिसमें किसानों का जो है खेत की मिट्टी का जांच होकर के ये कार्ड बना था। उस कार्ड के अनुसार जो है किसान अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर रहा था, उसका प्रयोग करने के लिए ये प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है और जहाँ पर ये प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है वहाँ पर 1 हेक्टेयर का प्रदर्शन भी आयोजित किया गया है। उस प्रदर्शन के कृषकों को जो है यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कितनी मात्रा में कौन सी खाद का प्रयोग किया जाए जिससे अपनी मिट्टी शुद्ध रहे। मिट्टी धीरे धीरे रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई, जो मिट्टी की दशा खराब होती जा रही है और संतुलित मात्रा में जब रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य सही रहेगा और उससे उत्पादन भी अधिक होगा, कम लागत में अधिक उत्पादन होगा। लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर की सड़कों पर यूरोपीय शैली जैसा कार्निवाल शीघ्र ही नजर आएगा। एक तरफ शहर के नवोदित कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो वहीं लखनऊ के मशहूर जायके परोसने वाले स्ट्रीट वेंडर दिखेंगे। शाम ढलने के बाद जनपद गुलजार हो जाएगा। ये सब कुछ 1 से 1.5 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की निगरानी कमिश्नर रंजन कुमार और नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि गोमती नगर और हजरतगंज को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत स्ट्रीट फॉर पीपल बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड 2021 के तहत ये गतिविधि आवश्यक है। इस संबंध में मंगलवार को भारत सरकार की वेबसाइट पर स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के लिए आवेदन खोल दिया गया है। आम आदमी अब इन सड़कों को संवारने के लिए अपने डिजाइन का सुझाव दे सकते हैं। 18 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है और इस प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम विजेता को 25,000 रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे, दूसरा 15 और तीसरा पुरस्कार 10,000 रुपए है। विजेता की ओर से भेजे गए डिजाइन पर ही कार्य शुरू होगा। और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से विभिन्न राज्यों में यातायात प्रभावित है। दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर पूर्वी भारत में कोहरे का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों तक कोहरा पड़ने की उम्मीद है। बुधवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश से लोग प्रभावित हुए हैं। कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। श्रीनगर सहित हिमाचल, उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी हुई है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 306 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। ये कॉरिडोर महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश के दादरी को जोड़ेगी। बदायूं कांड में महिला के साथ दुराचार और उसकी हत्या के मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। एसटीएफ को इस विवेचना में सहयोग देने का दिया निर्देश। प्रदेश के अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि संत कबीर नगर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार निवासी रोहिंग्या को किया गया गिरफ्तार। उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज हुए बरामद।
और देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ाई। केंद्र ने राज्यों को नियंत्रण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में स्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष। केरल में बर्ड फ्लू को घोषित किया गया आपदा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।